खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मौजूद है, जुम्मे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यकतरफा तौर पर फैसले करते नजर आ रहे हैं। ये नहीं पता कि ईरान इस फैसले के साथ कितना जो है वो जुड़ा हुआ है कि जुम्मे को वाकई मुज़ाकरात होंगे। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ब्रेक से पहले अनवर इकबाल साहब ने जैसे फरमाया कि अमरीकी सदर जो बयान देते हैं, जो बात कहते हैं, उस पर दुनिया यकीन नहीं कर रही है और ख़ुद वाशिंगटन के अंदर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये कितनी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि ना सिर्फ ये कि फ़रीक़ैन के अंदर एतमाद नहीं है, बल्कि जो बयानात अमरीका के सदर की तरफ से आती हैं उस पर भी एतबार नहीं किया जा रहा है। एक और डेवलपमेंट इस दौरान जो हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है इस सूरत हाल से, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट्स पर इसका असर पड़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और तेल की कीमतों के साथ बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं उनमें एक कॉस्ट का इजाफा होता है, महंगाई बढ़ती है तो फिर जॉब्स कम होती हैं। तो ये तमाम मसाइल पूरी दुनिया फेस कर रही है। यूरोप के अंदर डेवलपमेंट ये हो रही है कि बरतानिया और फ्रांस मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक को, गालिबन 30 ममालिक हैं जो मिल बैठने वाले हैं और वो एक ऐसे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं कि जब फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा हो जाए कोई, तो उस पर अमल दरामद किया जाए। इसकी यकीन दहानी के लिए वो अमली तौर पर मैदान में उतरें। और इससे पहले 51 ममालिक का एक वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें फ्रांस के सदर और बरतानिया के वज़ीर आज़म, इन्होंने उस वर्चुअल इजलास को हेड किया। उसमें भी इस तरह की गुफ्तगू। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अहमद खान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। तो सही साहब, आप फरमाइएगा कि मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कि अब यूरोपीय ममालिक जो हैं वो भी एक पेशबंदी कर रहे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे में पहुंची तो वो अमली तौर पर अपना किरदार अदा करें। सही साहब, आपको आवाज आ रही है? एंटर करें। मुझे आ रही है, आपको जी, अब आ रही है आपकी आवाज, फरमाइए सर। जी, मेरे ख्याल में मसूद साहब, जो नेगोशिएशंस हैं वो अपनी फाइनल स्टेज के अंदर एंटर कर रही हैं। ये जो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो सीज फायर को आगे बढ़ाया है, इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ख्वाहिश है कि इस वक्त कोई एग्रीमेंट हो जाए। और अगर अभी आप ही के चैनल पे मैं टिकर देख रहा था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हैं, उन्होंने भी अभी एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात और सीज फायर के ऊपर यकीन रखते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि शायद 1 या 2 दिनों में कोई दोबारा इस्लामाबाद टॉक टू शुरू हो जाए, तो उसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका जो है अगले 24 से 48 आवर्स में ज़रूर ऐसे एक्शन लेगा जो ईरान को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आ जाएंगे। इस वक्त जो है, क्या कहते हैं, अमेरिका जो है वो अंडर प्रेशर है, लेकिन उसको जो एक नोशन ऑफ विक्ट्री वो अपने लोगों को देना चाहता था। मेरा ख्याल है कि पिछले 4-5 दिनों में जो मीडिया वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है, इससे वो अपनी इलेक्टोरेट को किसी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हो गए होंगे। और अगर वो डील में कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो JCPO से बेहतर हो, तो मेरा ख्याल है ही कैन देन क्लेम विक्ट्री एंड देन गो बैक टू हिज कंट्री। ठीक है, मुनव्वर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी सदर का रवैया है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, ये अमेरिका की कमजोरी जाहिर कर रहा है या उसकी स्ट्रेंथ? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको, आपके मेहमानों को, आपकी टीम को, देखने वालों को सलाम। देखिए, इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्राइसिस है। और क्राइसिस इसलिए कि उसके अंदर कोहेरेंस मौजूद नहीं है। और कोहेरेंस की मौजूदगी का न होना वजह यह है कि जो पिछली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जब पावर में आए थे, तो वो ड्रामेटिक चेंजेस लाना चाहते थे अमेरिका की खारजा पॉलिसी में, चूंकि वहां पे ऐसे अफराद मौजूद थे जो उन्हें रेजिस्ट करते थे। और जब इस दफा वो व्हाइट हाउस के अंदर आए तो सबसे पहले उन्होंने उनको एलिमिनेट किया।
और इस तरह से जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी में हावी होते हुए नजर आई। जबकि व्हाइट हाउस का बयान यह है कि ये हम इसे स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं, ताकि जो फैसला है वो डिसाइसिव होना चाहिए और उसके असरात देरपा होने चाहिए। लेकिन अब ये जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच है, इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि आप बार बार एक नया तजर्बा करते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी में 3 उन्हें शॉक्स मिल चुके हैं। एक ये कि उनको लगता था ये जंग कलील होगी, तवील नहीं होगी, हमने देखा कि ये तवील हो गई। दूसरा ये कि इसके असरात ज्यादातर ग्लोबल इकोनॉमी पे नहीं आएंगे और बहुत शदीद असरात आए, यहां तक कि IMF ने कहा 3.1 जो ग्रोथ है इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी इस जंग के बायस। खुद अमेरिका में जो गैस एंड ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन पर गैलन $5 तक जाने का खदशा है। और फिर तीसरा जो मुझे लगता है शॉक है वो अमेरिकन डिटेरेंस का फेलियर है मिडिल ईस्ट में, और इसके असरात बाकी ममालिक पे भी नजर आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि महाकाने ने जो दहाइयों पर मुश्तमिल डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम था उससे अलहदगी का ऐलान किया, ताइवान की अपोजिशन चाइना जाके पहुंची, और फिर इसके साथ जो नैरेटिव इस वक्त बन रहा है खुद अमेरिका के अंदर भी, वो नैरेटिव ये बन रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती अब शराकत दारी करनी पड़ेगी, बिकॉज पाकिस्तान ही वो वाहिद रास्ता है या सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि ईरानियों का जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स जरूर है, और उसकी वजह यह है कि वहां पे काफी लेयर्स हैं पॉलिसी मेकिंग के, और फिर हमें यह भी मालूम है कि वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और उन्हें इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर रहने का तजर्बा भी है। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का क्लेम किया 2-3 बार कि वो अच्छे फाइटर्स भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और टफ नेगोशिएटर्स भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो नेवल ब्लॉकेट वाला मामला था ये गैर जरूरी था, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मशवरा दिया था स्पेशली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, अगर उसी पर गौर हो जाता तो इस वक्त नेगोशिएशन होते। लेकिन अभी भी मुझे चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि दोनों पार्टीज आ जाएंगी, बिकॉज जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है ईरान की, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, आज उन्होंने खबर दी थी कि उनको ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे ये जो नेवल ब्लॉकेड है कम से कम अनऑफिशियली उठ जाएगा। फिर उनका ये भी क्लेम है IRGC का कि तकरीबन लगभग कोई 34 वेसल्स जो है वो उन्होंने क्रॉस किया है इस नेवल ब्लॉकेड को जी। तो अनऑफिशियली इसका मतलब ये है कि वो अनब्लॉक होने जा रहा है, तो बातचीत के चांसेस ज्यादा मुझे नुमाया नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इस तमाम सूरत हाल के बाद जनाब आबिद राव साहब, मुज़ाकरात की टेबल पर फरीक़ैन बैठेंगे। अमरीका इस हिकमत अमली से कि उसने नेवल ब्लॉकेट किया था और वो ख़त्म करके आके बैठ रहा है, क्या उसकी मजबूती जाहिर होगी मज़ीद? नहीं, देखिए, अस्सलाम वालेकुम मसूद एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देखिए, अमेरिका एक्चुअली जंग हारा हुआ है, ये सिर्फ हमारी असेसमेंट नहीं है, ये अमेरिका के अंदर भी, बिकॉज मिलिट्री टर्म्स में आप जो ऑब्जेक्टिव लेके चलें और वो ना अचीव कर पाएँ तो आप हार गए हैं। जापान बगावत के आसार बता रहा है, तो अमेरिका की स्टैंडिंग सिवाय इजराइल के और मेरा ख्याल कहीं नहीं है। दूसरा जो अमेरिका को सबसे बड़ा फियर है कि जब ये समझौता हो जाता है ऑन वट एवर टर्म्स, इस मिडल ईस्ट में अमेरिका की क्या पोजीशन होगी, क्या ये अब भी अरब रहनुमाओं के गर्दन मरोड़ सकेगा ज़बरदस्ती? वरना 91 से पहले आप देख लें अमेरिका था ही नहीं यहाँ पे। इन्होंने कुवैत पे अटैक करवाया, फिर कुवैत पे अटैक करने के बहाने इराक पे अटैक कराया, उसके बहाने सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, UAE में, और उससे पहले ईरान इराक जंग करवाई, लॉजिस्टिक्स एक्ट, तो फिर 8 उसमें चले। वो डायरेक्टली फेस उसका नहीं था, बट बिहाइंड द सीन वही था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये प्री-91 कंडीशन पे ये आ जाता है नेक्स्ट 5 ईयर्स कि अरब कंट्रीज़ इससे कहते हैं भाई आप चले जाएं, आपने हमारी जो है ना सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, और ये उनकी खामख्याली थी, उनका गलत अंदाज़ा था अरब्स का कि वो इनको इज़राइल के ख़िलाफ़ करेगा, बल्कि वो तो अब्राहम अकॉर्ड और इज़राइल को तस्लीम करे, वो वाली पॉलिसी अपनी चला रहा था। तो कहने का मकसद ये, इस वक्त पीस जो है वो अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका आएगा इधर। अमेरिका का नुकसान फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत ज़्यादा हुआ है, और सबसे बढ़ के ये कि उसकी वो जो बदमाशों वाली जो हेजेमनी जो थी ना,
वो दुनिया में ख़त्म होती आपको नज़र आएगी। ये जो चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें आप अंदाज़े लगाएं, हाइपोथेसाइज करें कि क्या चाइना इधर एंट्री करेगा, रशिया एंट्री करेगा। रशिया एक्चुअली पहले 60s के बाद जब वो इजराइल ने अरब्स को मारा था, उसका एग्ज़िट हो गया था, फिर सीरिया से एग्ज़िट हुआ उसका, लिबिया में उसकी प्रेजेंस थी, इजिप्ट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, इराक में बहुत थी, वो यहाँ से निकल गया था। तो शायद अब अरब कंट्रीज़ चाइना की तरफ देखें और इन दी सेकंड लाइन वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, बिकॉज पाकिस्तान ने अब 1947 से अल्लाह का बड़ा करम रहा है, हमने इंडिया को बहुत होल्ड करके रखा है। इंडिया से जब भी कोई झड़प हुई है हम बड़े बाइज्जत और सुरखरू हुए। तो ये एक बड़ी एक रेपुटेशन, एक लेगेसी हमने कैरी की है, वो अब हम वहाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये है सलाहियत लड़ने की है, डिफेंड करने की है। अल्लाह ना करे वहाँ कोई ऐसी जंग हो जिसमें पाकिस्तानियों को ऐसा एक्टिव करना पड़े, तो ये इसकी ज़रूरत। मैं आज ही इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ जो फ़िज़ा है वो यही है कि ये हो जाएगा। ये खाम खा की तड़ियाँ लगा रहा है, वो सुल्तान रही इफ़ेक्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहा है कि मैं नाकाबंदी कर दूंगा, मैं तहज़ीब मिटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ईरान बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहा है, वरना ईरान अगर चाहे तो ये नाकाबंदी करने वाले शिप्स में से एक दो को नॉकआउट अगर कर दे, जिसकी सलाहियत है उसके पास, फिर ये जंग बहुत फैल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट के कहने पे वो रेस्ट्रेंट कर रहे हैं। वो आज ट्रंप ने भी कहा है कि जी मैं पाकिस्तान दोनों तरफ से, लेकिन ये जो नारेबाजी है ये ट्रंप से रुक नहीं रही है, ट्रंप मुसलसल कर रहा है। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क था, बिकॉज आप अरब कंट्री से भी आपकी दोस्ती है, आप नहीं चाहते कि वो और ईरान जंग में किसी में मुलव्वस हो, बिकॉज ये हत्तुल इम्कान एक तो मुसलमानों का लॉस होगा और ये दूसरा इजराइल को मजीद स्ट्रेंथन करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए ये इंशाल्लाह होगा। जी ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसका आपने कहा सुल्तान राही इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए शायद किसी हद तक तो दे सकें, लेकिन वो जो नोशन ऑफ विक्ट्री की बात हो रही है, लेना चाहते हैं, कई मरतबा सही साहब ने भी इसका जिक्र किया। ज़रा इस पर बात करते हैं कि वो कैसे दस्तियाब होगी। वो तो दस्तियाब होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस जंग के बाद बड़े दूररस नताइज नज़र आ रहे हैं। अमरीका हमें पहले अपनी पोजीशन पर जो था उससे कमज़ोर होता नज़र आ रहा है इस रीजन में और दुनिया में। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मिडिल ईस्ट के हवाले से गुफ्तगू जारी है। सर सईद मोहम्मद खान साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो अब इस वक्त भी मिडिल ईस्टर्न एयर बेसिस जो हैं उनको इस्तेमाल कर सके ईरान के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई में, अगर जंग की तरफ मामला जाते हैं तो? सही साहब। सॉरी मैं आप में कनेक्शन खत्म हो जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो अरब ममालिक हैं, चाहे वो कतर हो या सऊदी अरब, उन्होंने कह दिया कि हमारी टेरिटरी और हमारी एयर स्पेस आप ईरान के ख़िलाफ़ हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अमेरिका अगर अब भी ये फ़ैसला करता है कि उसे जंग में जाना है या ऐसी कोई सूरत हाल होती है, तो ये ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी अमेरिका के लिए, क्योंकि फिर उसके पास जो बेस है इस्तेमाल करने के लिए, वो डिगो गार्सिया का बेस है जो तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो ये ज़्यादा महंगी जंग साबित होगी और ज़्यादा मुश्किल जंग साबित होगी अगर जंग में जाने का फैसला होता है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इस जंग में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको एक चीज़ बहुत क्लियरली उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वो बेशक कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो हैं वो अमेरिका से ख़रीद लें, अमेरिका उनको फुल प्रूफ डिफेंस सिक्योरिटी किसी भी कंट्री के खिलाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो उन लोगों ने जो ये बेसिस दिए हुए थे अमेरिका को, ये बजाय उनकी सिक्योरिटी के जामिन बनने के लिए बजाय वो उनके लिए एक अब दर्द-ए-सर बन गए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और कतर ने अपने बेसिस खाली करने का कह दिया है और अब सिर्फ 3 कंट्रीज रह गई हैं, यूएई, बहरीन और कुवैत। ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर हैं और ये जो हैं क्या कहते हैं इजराइल के बहुत करीब हैं।
जी। सो मेरा ख्याल में जहां सऊदी अरेबिया और कतर के बेसिस अवेलेबल नहीं होंगे अमेरिकन को, इन 3 कंट्रीज के शायद हों, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं GCC, वो जो है ना वो कोशिश करेंगी कि वो जिस तरह उन्होंने फेज 1 के अंदर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा नहीं लिया, वो अगर दोबारा कुछ होता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ना जाएं, क्योंकि जब भी अमेरिका ईरान को अटैक करेगा, ईरान इन रिटेलिएशन उन कंट्रीज को अटैक करेगा जहां से अमेरिकन जहाज उड़े हैं, और वहां जो है उसके पास सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स बहुत ज्यादा हैं, लाइक ऑयल रिफाइनरीज, लाइक डिसैलिनेशन प्लांट्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान उन कंट्रीज को पहुंचा सकता है अपने इवन लो क्वालिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। सो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो खुद अब नहीं चाहता कि इस इलाके में जंग लंबी खिंचे, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया है कि जो उसने मिथ अपने बारे में क्रिएट की थी इधर, वो खत्म हो गई। ठीक है। दूसरी एक और बहुत बड़ी मिथ जो इस इलाके में मसूद साहब खत्म हुई है, वो है इजराइल का इनडिफिटेबल होना। जी। आज तक 1973 की वॉर के बाद इजराइल ने इधर अरबों के दिमागों में एक इंप्रेशन बिठाया हुआ था कि मैं जो हूं उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, इवन आप सब लोग मिलकर भी आ जाएं और मैं जिस मुल्क को चाहूं, मैं जब जी चाहूं मैं अटैक करूंगा और उसको तबाह बर्बाद करूंगा। लेकिन इस 45 डेज वॉर ने सबको ये समझा दिया है कि इजराइल भी उस तरह तबाह हो सकता है जिस तरह कोई दूसरे ममालिक तबाह होते हैं। सो जो इस अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो इजराइल का भी जो इन्फ्लुएंस से आप कहेंगे इम्पैक्ट है इस एरिया में, वो बहुत कम होगा, और जितनी जंग खिंचती चली जाएगी इजराइल इस इलाके में उतना अकेला होता चला जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज है कि जो आई एम श्योर के जो अमेरिकन प्लानर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अरब वर्ल्ड के खिलाफ इजराइल को इस इलाके में एक बदमाश बना के रखा हुआ है। सो इससे पहले कि सारी बदमाशी खत्म हो, मसूद साहब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अमेरिकन जो हैं वो टेबल पर आएंगे और इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, और यही चीज़ जो है ये ईरानियंस भी समझते हैं और इसीलिए वो अभी तक डट के खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि इन नेगोशिएशंस में मुआहदा साइन ना हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक MOU या ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड हो जाएगा। सर मुनव्वर हसन साहब, ये सूरत हाल इस इलाके में आप कहेंगे जितना हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा और ये जो है ब्लॉकेट भी खत्म हो जाएगा। जी, ये तवक्को की जा रही है। तो मुनव्वर हसन साहब, हॉर्मुज़ भी खुल जाएगा, ब्लॉकेट भी ख़त्म हो जाएगा, सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर था वहाँ से इजाज़त है नहीं हमला करने की, सऊदीया ने मना कर दिया है, बाकी ममालिक ईरान की रेंज में हैं, वहाँ से कोई बड़ा ऑपरेशन हो नहीं सकता। अब मुज़ाकरात की टेबल पर आना भी है और यहाँ से एक नोशन ऑफ विक्ट्री भी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो कैसे दस्तयाब होगा? देखिए, ये जो मैं जब आपसे पहले सवाल के जवाब में बता रहा था कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में मुझे क्राइसिस नजर आ रहा है और वो इनकोहेरेंस की वजह से है, उसके 3 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उनको मिले हैं। ये जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच उन्होंने ली, एक रिजल्ट तो उनको ये मिला कि ये लॉन्गर वॉर रही, ये शॉर्ट वॉर नहीं रही, और इससे डेफिनेटली उनकी जो इकोनॉमिक बर्डन है वो बढ़ता है। दूसरा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नजर आएगा, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी पे भी नजर आएगा। और तीसरा ये कि डिटरेंस जो है उसका फेलियर है विद इन मिडिल ईस्ट और बाहर भी हमें नजर आ रहा है, इसका भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब ये जो आप फरमा रहे हैं ये उसी का नतीजा है। एक तो पेंटागन के जो की कमांडर्स हैं वो इस वक्त हम आहंग नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मिसाल के तौर पे ये जो कहानी ब्रेक हुई है लैरी जॉनसन की, जी, जो कि 1980 और 90 की दहाई में CIA में और स्टेट डिपार्टमेंट में अहम जिम्मेदारियां संभालते रहे। उन्होंने ये जो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 अप्रैल को धमकी दी थी कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को एक रात में तबाह कर दूंगा, जी, तो उन्होंने न्यूक्लियर कोड मांगा जिससे जनरल डैन केन ने देने से इनकार कर दिया। जनरल कूपर जो इस वक्त सेंटकॉम को कमांड कर रहे हैं उनके भी इख्तलाफात खुल के सामने आए। फिर ये भी कहा जा रहा है, आपको याद होगा कि जंग के शुरू में 20 जनरलों ने रिजाइन किया था, लेकिन उसके बाद जो वॉर सिचुएशन रूम में मीटिंग थी उसमें भी 30 कमांडर्स ने इख्तलाफ किया था।
तो एक तो वहां पे हम आगे नजर नहीं आ रही, दूसरा ये कि स्टेट डिपार्टमेंट की सही नहीं है। यानी जिस तरह के बयानात बार बार आ रहे हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है खलीजी ममालिक में, और यही वजह है कि वो अब इनकार कर रहे हैं कि ये जो अड्डे हैं, खुद यूएई ने ये बात कही है, यूएई के एक प्रोफेसर ने, और आपको मालूम है कि यूएई की हुकूमत के अंदर कोई भी प्रोफेसर अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता जी। उन्होंने ये कहा है कि ये अड्डे बड़े महंगे हैं, हमारे ऊपर वजन है, हमें सिक्योरिटी नहीं इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन मुमकिन है कि यूएई बहुत करीब इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करें। तो सिचुएशन काफी तब्दील होते हुए नजर आ रही है जी। और यही वजह है कि ईरान इसको ऑब्जर्व भी कर रहा होगा। और फिर देखे ना, ईरान ने ब्लॉकेड को खोल लिया था, हुर्मुज को खोल लिया था, ये गैर जरूरी था आप एक नेवल ब्लॉकेड कर दें, और फिर नेवल ब्लॉकेड के बाद आप उसे मैनेज नहीं कर पाए, और ईरान के क्लेम के मुताबिक 34 जहाजों ने वहां से गुजर किया है। अब आप इम्पैक्ट देखिए, एक सिर्फ अमेरिकन अजारादारी को ठेस नहीं पहुंच रही, बल्कि अभी इंडोनेशिया ने ऐलान किया है साथ ही कि वो जो अपनाए मलाका है वहां पे भी वो जो टोल है वो चार्ज करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखिए। दूसरा, सोमालिया जो है उन्होंने अनाउंस किया है इजराइल के बारे में कि वो बाबुल मंदब से नहीं गुजर पाएंगे, हम उनको नहीं गुजरने देंगे जी। तो आप मुझे अंदाजा बताइए कि इस वक्त जो ईरान की जो डीऑक्सीजनाइजिंग की पॉलिसी थी और डिसमेंटलिंग द मिलिट्री स्ट्रक्चर था मिडिल ईस्ट के अंदर, और डिस्पर्सिंग द मिलिट्री एसेट्स था, वो तो बड़ा कामयाब नजर आ रहा है जी। तो अगेन ये मैं नहीं कहता कि ईरान के हक में नहीं है बातचीत, बिल्कुल हक में, बिकॉज ईरान का कहा जा रहा है 270 से 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हुआ है और इसको सालों लगेंगे इसको रिपेयर करने में, बिकॉज जो कतर की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो गैस पाइपलाइंस और फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है उसको 2.5 से 3 साल लगेंगे दोबारा रेस्टोर होने में। तो ईरान पे तो ज्यादा हमले हुए हैं। इसी तरीके से जो अमेरिका की रेपुटेशन है, मैं नहीं समझता कि ये रिवर्स हो पाएगी, और अमेरिका अब सुकड़ के अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक रह गया है। आप याद रखें कि ये 1823 में अमेरिका ने इसे अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया था, और 1890 के बाद अमेरिका ने अपने असर और रसूख को दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया था, और अब ये रिवर्स मोड के अंदर आपको नजर आ रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ inept policies which has been properly defined and explained by John Paul Kennedy और इब्ने खुल्दून, ठीक है, कि जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग है, मिसयूज ऑफ पावर है, और आपने जो पावर बेस्ड पॉलिसी रखी है। देखें, आखिरी पॉइंट पेश करूं, बात लंबी ना हो जाए, जंग जो हार्ड पावर है इसको वेरी वेल डिफाइंड गोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल, ताकि अपने एडवाइजरी को आप टेबल पे लाएं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन में बात करें। लेकिन अगर वो टाइम फ्रेम से निकलता है बाहर तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है और वो अपना असर लूज कर देता है। तो लिहाजा अमेरिकन जो पावर है, एक ही चेस बोर्ड पे पावर है ना, रोबस्ट मिलिट्री पावर है, नो डाउट इन इट। फायर पावर जो अमेरिका के पास है किसी के पास नहीं, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है, और इसका आने वाले दिनों में मजीद आप असरात देखें। जी, अब ये जो सारे असरात सामने आ रहे हैं, रखते हुए राव साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है कि पाकिस्तान अब बाकायदा उसकी प्रेजेंस पहले से ज़्यादा मौजूद है सऊदी अरब में, जो हमारा मुआहदा है उसके तहत। अब सऊदी स्पेस हो, हवाई स्पेस हो या टेरिटरी हो, वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इसका वो ऐलान कर चुका है, कतर भी कर चुका है। तो खुदा न ख्वास्ता किसी टेंशन की सूरत में कोई जवाज़ अब ईरान के पास नहीं बचता कि वो इन ममालिक पर अटैक कर सके जो इसने पहले अपने टारगेट सेट किए थे। तो ये सूरत हाल जो है इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। वैसे तो हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जंग नहीं होगी, अगर हुआ तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। वेलकम बैक। राव साहब, सवाल आपने पहले सुन लिया था, पाकिस्तान की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में, और खुदा न ख्वास्ता कोई जंग होती है तो अब क्या डायनेमिक्स होगी? देखिए, सितंबर में लास्ट ईयर ये पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी डिटेल्स नहीं आई कि उसकी क्या क्या शराइत हैं, हम कितनी फोर्स भेजेंगे, वो किस थ्रेट के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगी, और क्या अगर कोई मुस्लिम मुल्क से ही इनकी जंग हो तो क्या हम ऑफेंसिव में भी हिस्सा लेंगे या सिर्फ डिफेंसिव उसमें करेंगे।
जब ये 80 से 88 तक ईरान इराक वॉर चली थी, तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग थे उधर, वो एयर डिफेंस के मिशन उड़ते थे। जब 73 वॉर हुई थी तो हमारे जो पायलट्स थे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इन्होंने कोई ऑफेंसिव मिशन नहीं किया था ये, लेकिन एयर डिफेंस के लिए थे। तो सऊदी अरेबिया के साथ भी ये शराइत तय होनी चाहिए कि अगर इजराइल अटैक करता है, कोई गैर मुस्लिम मुल्क अटैक करता है, तो हम उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन मुस्लिम ब्लॉक के अंदर ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी कि अगर वो हमसे ये तवक्को रखें कि हम फिज़िकली किसी और मुल्क में जो है इनके लिए जंग लड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड इनको ट्रेन करना चाहिए कि भाई ये जंग आप ख़ुद लड़ने के लायक हों, वरना इस तरह तो हर दफ़ा आप मायूस होंगे और ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी जो आपने सवाल पूछा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके इम्कान बहुत कम होंगे। और अमेरिका क्या जुमे को आप मुज़ाकरात की तवक्को है, आप कर रहे हैं? आप मुझे बहुत तवक्को है, बिकॉज देखिए ये इस वक्त जो सेबर रैकलिंग हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, ये जिस दिन मेज़ पे आ जाएंगे, क्योंकि अमन दोनों की ज़रूरत है। ये नहीं कह सकते कि अमेरिका चूँकि हार गया उसकी ज़रूरत है, ये ईरान की भी ज़रूरत है। ईरान का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनके 2000 से ज़्यादा बंदे इस जंग में शहीद हुए हैं। मैं इसलिए ज़रूरत दोनों की है। एक फाइनल कमेंट एयर मार्शल साहब से कोई नरम नहीं होना चाह रहा। नहीं, नरमी तो नजर आ रही है। 34 ऑयल टैंकर्स गुजर गए, ईरान के रोके नहीं गए और अमेरिकी जरीदा इसे रिपोर्ट कर रहा है, तो सर नरमी तो नजर आ रही है सर। नहीं, चीन ने धमकी दी है, चीन ने कहा है कि जी अमेरिका किसी और पे उछ रहा है। नरमी से मेरी मुराद है ये नारेबाजी जो चल रही है। सर वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं लेकिन वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, जनाब मुनव्वर हसन साहब माहिर आलमी उमूर हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, सर आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया, आपने बड़ा तवील वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।